स्टूडेंट्स, हमने अपने कल के टॉपिक में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स किए थे। जब हमने एक स्ट्रिंग की बात की थी जहाँ पर हम स्ट्रिंग को कंसिडर कर रहे थे कि वो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक की जो करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो अलग है, दूसरे वाली की अलग है, दूसरे हिस्से की। तो अब हम उसी टॉपिक के आगे चलते हैं और एनर्जी के संदर्भ में इसको देखते हैं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। अब कई बार बच्चों के मन में आता है कि ये हम कर क्यों रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है कि हम ऐसे ही स्ट्रिंग को पढ़ रहे हैं। तो इसके प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स हैं। इसमें यहाँ तो चलो हम स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं, यदि हम इसको एक्सटेंड करते हैं पावर केबल्स के लिए, आप देखते हैं बिजली की सप्लाई करते हैं तो इसका यूज़ वहाँ पे भी एक्सटेंड किया जा सकता है और वहाँ हम करते भी हैं इसका यूज़, ताकि हमारी जो पावर ट्रांसमिशन है वो मैक्सिमम हो और जो लॉस ऑफ पावर है वो मिनिमम हो। तो उसी का ये बेसिक पार्ट है जो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप याद करो, आपने जो अपनी अर्लियर डिस्कशन की थी उसमें आपने पाया था कि जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, आप इसका नाम भी रख सकते हैं, मान लो इसको कैपिटल आर बोल देते हैं। मैं तो इसका नाम यहाँ रखा नहीं है, अदरवाइज़ आप यदि चाहते हैं तो ये आप इसको मान लीजिए कि ये आर ले लेते हैं, कैपिटल आर, कि आर इज़ अवर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। और ये हमने कल किया था, दिस इज़ इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय A1 एंड दिस इज़ इक्वल टू Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 प्लस Z2, where Z1 and Z2 are the characteristic impedances of one part of the wire, a string, and Z2 is that of the other part of the string, characteristic impedance जो है। ऐसे ही यदि हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की बात करते थे तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हम इसका भी नाम रख सकते हैं। सपोज करो मैं इसका नाम कैपिटल टी रख देता हूँ, तो टी इज़ इक्वल टू, हमने ये डिराइव किया था कि इट इज़ इक्वल टू A2 ओवर A1 एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू Z1 ओवर Z2, Z1 ओवर Z1 प्लस Z2। ये इक्वेशन 2 थी हमारी। अब यदि आप टोटल एनर्जी देखना चाहें तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन से ये आइडिया एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो हमारी टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है, जिसकी लीनियर डेंसिटी रो हो, एम्पलीट्यूड ए हो और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो, तो आप जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते थे तो वहाँ से हम ये निकालते होते थे। मैं इसका नाम ई डैश रख लेता हूँ कि ई डैश इज़ इक्वल टू हाफ रो into omega square into a square, we call it as equation number 3। जो E डैश है ये है एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो ये यही चीज़ है, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ये ऑफ द स्ट्रिंग, जो मैं डार्क करके आपको बता रहा हूँ। इसीलिए यदि मैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी देखूँगा कि एनर्जी नेचुरली है कि जब वेव चलेगी, वेव स्ट्रिंग में चलेगी एक एंड से दूसरे एंड तक, तो एनर्जी का फ्लो तो होगा। जब भी वेव चलती है तो आपको पता है कि एनर्जी का फ्लो होता है। तो इसलिए यदि मैं देखना चाहूँ कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी अलोंग द स्ट्रिंग, तो आप कहेंगे रेट ऑफ फ्लो इज़ द एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो लेंथ से और मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट लेंथ एंड देन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ पर यूनिट टाइम। अब जो
एनर्जी पर यूनिट लेंथ थी वो तो हमने पीछे ई डैश कहा हुआ है अपनी इक्वेशन नंबर 3 में, इसीलिए ये ई डैश बन गई। और साथ ही साथ लेंथ पर यूनिट टाइम यानी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं ई डैश मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो इसीलिए वेलोसिटी आपको पता हमने ली हुई है सी से डिनोट कर रहे हैं, तो इसीलिए यदि मैं ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी अलोंग द स्ट्रिंग इसका नाम ई रख लूँ, ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ई, तो ई किसके बराबर आएगा, ये आएगा ई डैश इंटू सी, तो ई डैश तो इसके बराबर है, तो इसका मतलब इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू सी। तो यही हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी along the string that is E is equal to half rho omega square A square into C। अब आप याद करो कल का हमारा टॉपिक, उसमें हम x इज इक्वल टू 0 के ऊपर बाउंड्री ले रहे थे। यहाँ पर हमारी तार या हमारी स्ट्रिंग दो हिस्सों की बनी हुई थी, एक राइट वाला हिस्सा एक लेफ़्ट वाला हिस्सा। लेफ़्ट वाले में आपने कहा था जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो Z1 है, राइट हैंड साइड में करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z2 है। तो इसीलिए यदि हम इंसिडेंट वेव की वहाँ पर बात करेंगे, एक्चुअली वेव चल रही है तो एनर्जी कैरी करेगी, तो इंसिडेंट वेव के पास कितनी एनर्जी होगी वो हम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जब फार्मूला लगाएंगे ये ऊपर वाला एनर्जी का, तो ये इंसिडेंट वेव के लिए आप याद करो। अब मैं कल वाली वो इक्वेशन आपको दोबारा से बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, फिगर डायग्राम जो हमने बनाई थी, ये डायग्राम थी, आप देख सकते हैं। ये लेफ़्ट वाला हिस्सा था, ये राइट वाला हिस्सा था, ये इम्पीडेंस Z1 थी, ये इम्पीडेंस Z2 थी राइट वाले हिस्से की, और P पॉइंट के ऊपर ये सेपरेट थे। यहाँ रिफ्लेक्टेड वेव आई थी, यहाँ से इंसिडेंट वेव गई थी, और यहाँ से ये ट्रांसमिटेड वेव आई थी। तो इसका मतलब जो लेफ्ट में है उसमें एक इंसिडेंट वेव जा रही है और रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है, ऐसे ही दूसरे हिस्से में ट्रांसमिटेड वेव जा रही है। तो इधर को जो है हमारी एनर्जी की बात आती है, ये एनर्जी हम भेज रहे हैं इस बाउंड्री के ऊपर, और इस बाउंड्री के ऊपर दो हिस्सों में एनर्जी बढ़ जाएगी। इस पॉइंट P पर एक लेफ्ट हैंड को चलेगी एनर्जी, एक राइट हैंड को चलेगी एनर्जी, एक रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ एनर्जी, एक ट्रांसमिटेड पार्ट ऑफ एनर्जी है। तो यही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे है हमारे पास। तो दोबारा हम उसके ऊपर आते हैं कि सिंस द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द रेट ऑफ एनर्जी, रेट एट विच एनर्जी रीचेस एट x इक्वल टू 0, दैट इज विच इज इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव के कारण आई तो वो आएगी हाफ रो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर इंटू C1। यहाँ से 1 1 आ जाएगा सबके साथ, क्योंकि आपको याद है कि यहाँ हमारे पास जो रो 1 है वो है जो आप मास पर यूनिट लेंथ ले रहे थे स्ट्रिंग का लेफ्ट सेक्शन में, और A1 एम्पलीट्यूड था आपका इंसिडेंट वेव का, C1 थी वेलोसिटी, हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। पर आप याद करो हमने डिराइव किया था ρ1 मल्टीप्लाइड बाय C1, इन दोनों का प्रोडक्ट Z1 होता है। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को निचले हिस्से में लिख सकते हैं एज हाफ ऑफ Z1 इंटू ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय A1 स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, एज वी आर कॉलिंग इट एज इक्वेशन नंबर 4। अब बाउंड्री पे ही यदि हम टोटल एनर्जी का ट्रांसफर देखें तो एनर्जी आई इंसिडेंट के रूप में, गई रिफ्लेक्टेड पार्ट के रूप में और ट्रांसमिटेड के रूप में। रिफ्लेक्टेड पार्ट आप कल वाली डिस्कशन द्वारा याद करेंगे तो रिफ्लेक्टेड पार्ट में जो आपका एम्पलीट्यूड बनता था वो B1 बनता था,
और जो हमारे पास ट्रांसमिटेड पार्ट में बनता था वो एम्पलीट्यूड आप A2 लेते थे। तो इसीलिए जब हम करेंगे रिफ्लेक्टेड एनर्जी की बात तो आप कहेंगे कि एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हुई वो इतनी हुई। ये जो मैंने डार्क किया पोर्शन ये देखिए, यानी हाफ ρ1 ओमेगा स्क्वायर B1 स्क्वायर इंटू C1। और जो ट्रांसमिट हुई वो ये वाली हुई, दैट इज हाफ ρ2 ओमेगा स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर इंटू C2। तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है अब जो इंसिडेंट हुई वो इतनी हुई, जो ऊपर मैंने इक्वेशन 4 में बताई, और जो ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट हुई वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी का और ट्रांसमिटेड एनर्जी का जोड़ हुआ। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप याद करो ρ1 C1 को Z1 लिख लेंगे, ρ2 C2 को Z2 लिख लेंगे, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ Z1 ओमेगा स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस हाफ Z2 ओमेगा स्क्वायर A2 स्क्वायर। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 5। अब ये हमारे पास टोटल रेट ऑफ एनर्जी लीविंग द बाउंड्री है। अब हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, ये वाली चीज़ को, तो उसके लिए हमें पुराने फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी जो हम अपने पिछले आर्टिकल में करके हटे हैं, और वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स हैं। तो हमने पहले भी बताया ये कि जो हमारे पास A1 है हमने डिराइव किए थे, A1 इज इक्वल टू था Z1 प्लस Z2 ओवर Z1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही B1 हमारे पास था, B1 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 मल्टीप्लाइड बाई A2 ओवर 2। अब यदि मैं ये पहली इक्वेशन लेता हूँ, ये पहली इक्वेशन से मैं A2 निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास A2 किसके बराबर आएगा, A2 विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2Z1 ओवर Z1 प्लस Z2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई A1। और ये जो A2 की वैल्यू हमारे पास आई, ये आप देख रहे हैं मेरा कर्सर इसके ऊपर हिल रहा है, तो ये जो A2 की वैल्यू है ये ऊपर वाली जहाँ पर ये B1 इज इक्वल टू वाली इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देंगे, यानी ये ऊपर सेकेंड इक्वेशन जो हमारी नज़र आ रही है। तो हमारे पास B1 किसके बराबर आएगा, B1 इज इक्वल टू ये आ गया Z1 माइनस Z2 ओवर 2Z1 मल्टीप्लाइड बाय, क्या किया मैंने, ये 2 जो है A2 ओवर 2 का जो 2 है वो साथ में ले लिया Z1 के, और A2 की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी ऊपर B1 में। B1 इज इक्वल टू था ना Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 इंटू A2 ओवर 2, ये वाला 2 इस Z1 के साथ ले लिया, यहाँ कर्सर दिखा रहा हूँ मैं, और A2 जो नीचे ये मैंने इक्वेशन निकाल ली ये यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास ये B1 आया, B1 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 ओवर 2Z1 मल्टीप्लाइड बाय 2Z1 ओवर Z1 प्लस Z2 और मल्टीप्लाइड बाय A1। तो ये हमारे पास 2Z1 कट गए और ये आ गया Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 प्लस Z2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय A1। अब इसीलिए हमारे पास A2 की वैल्यू भी आ गई और B1 की वैल्यू भी आ गई, और A1 के टर्म्स में दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। तो इसीलिए हम टोटल एनर्जी निकालना चाहते थे जो लीव कर रही है, वो इक्वेशन 5 से हमें पीछे मिलेगी। तो हम पिछली इक्वेशन द्वारा दिखा देते हैं आपको। ये इक्वेशन 5 थी, ये वाली, इसमें हम आप देख सकते हैं कि ये B1 का स्क्वायर है और A2 का स्क्वायर है, यानी कि हाफ ऑफ Z1 ओमेगा स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ Z2 ओमेगा स्क्वायर A2 स्क्वायर। तो यहाँ B1 और A2 की वैल्यू जो हमने आगे निकाली यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई। सो यही हमने लिखा, देयरफॉर रेट एट विच एनर्जी लीव्स द बाउंड्री फ्रॉम इक्वेशन 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ Z1 ओमेगा स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ Z2 ओमेगा स्क्वायर A2 स्क्वायर। तो यू जस्ट put the values from above equations, ये और ये,
तो हमारे पास आ गया ये हाफ ऑफ Z1 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट्स Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर्ड इंटू A1 स्क्वायर प्लस हाफ Z2 इंटू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 Z1 स्क्वायर ओवर Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय A1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आप देखो यहाँ पर निचले हिस्से में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है, ये कॉमन, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा। और यहाँ हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये भी A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर, ये भी। और यहाँ पर ये Z1, यहाँ पर भी ये Z1, ये कॉमन आ जाएगा हाफ के समेत हाफ। तो हमारे पास निचले हिस्से पे हम एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करने पर ये आ गया ब्रैकेट स्टार्ट्स Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Z1 Z2 ओवर Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ Z1 ओमेगा स्क्वायर A1 स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने कॉमन ले ली हुई है और Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर को आपने एलसीएम लिया। बाकी आप अंदर करके देखो तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। यहाँ ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे ना तो आपके पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने ये ऊपर जब फार्मूला लगाया तो हमारे पास ये उत्तर आ गया Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर ओवर Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ Z1 ओमेगा स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर। तो ये बराबर आप देखेंगे ये वाली चीज़ तो कट गई, एक आ गया इसका। तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ Z1 ओमेगा स्क्वायर A1 स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी बन गई 6। तो आप देखें इंसिडेंट एनर्जी वाली इक्वेशन 4 थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंसिडेंट एनर्जी वाली इक्वेशन थी ये कि विद इंसिडेंट वेव, ये हमने कहा था देयरफॉर रेट ऑफ एनर्जी रीचिंग एट x नॉट विद द इंसिडेंट वेव, वो इतनी थी। ये इक्वेशन 4, ये क्या थी इसकी वैल्यू, ये थी हाफ Z1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर। और यहाँ हमने इक्वेशन 6 में निकाली ये टोटल एनर्जी जो हमारे पास आई ट्रांसमिटेड रूप में और रिफ्लेक्टेड रूप में। वो कितनी आई, वो आई हाफ Z1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर। इसका मतलब 4 इक्वेशन भी वही है, 6 इक्वेशन भी वही है। इसका मतलब जितनी एनर्जी आपने इंसिडेंट की वही एनर्जी टोटल या तो ट्रांसमिट हुई या फिर रिफ्लेक्ट हुई। तो 2 हिस्सों में वो बट गई। तो यही इसीलिए हमने लिखा कि फ्रॉम इक्वेशंस 4 and 6 we find that all the energy arriving at the boundary in the incident wave leaves the boundary in the form of reflected and transmitted wave। अब जैसे हमने वहाँ पर किया था रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, अब हम यहाँ पर आइडेंटिकली कर सकते हैं रिफ्लेक्टेड एनर्जी कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिटेड एनर्जी कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर यदि आप रिफ्लेक्टेड एनर्जी कोएफिशिएंट को डिफाइन करेंगे तो आप वैसे ही डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल इंसिडेंट एनर्जी। अब आप याद करो इंसिडेंट एनर्जी, फिर मैं पीछे ले चलता हूँ आपको। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो हमने यहाँ कहा था कि हमारे पास ये जो एनर्जी है इतनी, ये इंसिडेंट एनर्जी है। और यहाँ पर आपको बताया था कि ये जो एनर्जी का ये वाला हिस्सा है ये रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ एनर्जी है और ये वाला हिस्सा ट्रांसमिटेड पार्ट ऑफ एनर्जी है। तो जब हमने कहा कि हमने रिफ्लेक्टेड एनर्जी कोएफिशिएंट देखना है तो हम कहेंगे कि इट इज़ द टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी। टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी तो इतनी है और टोटल इंसिडेंट एनर्जी ये इतनी है, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो इसलिए इसकी रेशियो जो होगी दैट विल गिव यू द टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी कोएफिशिएंट। तो यही हम ले रहे हैं।
तो इसीलिए हमने कहा कि रिफ्लेक्टेड एनर्जी ओवर इंसिडेंट एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ Z1 into omega square into B1 square and divided by half of Z1 into omega square into A1 square. बाकी तो कट गए, Z1 ओमेगा एटसेट्रा कट गए, ये आ गया B1 स्क्वायर ओवर A1 स्क्वायर। और ये आप अपने कल वाले आर्टिकल में कर चुके हैं, B1 ओवर A1, B1 और A1 की हमने वैल्यूज निकाली थी, वहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आप ये निकालेंगे, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 ओवर Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड एनर्जी कोएफिशिएंट आ गया। ऐसे ही हम यदि बात करेंगे ट्रांसमिटेड एनर्जी कोएफिशिएंट की, तो वो भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ द ट्रांसमिटेड एनर्जी टू द इंसिडेंट एनर्जी। अब आप फिर वहीं द्वारा फिर देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट और ट्रांसमिटेड पार्ट में। ये देखिए, मैं फिर पीछे ले चलता हूँ आपको, फिर इक्वेशन नंबर 5 के ऊपर। ये मेरे 5 इक्वेशन में ये ट्रांसमिटेड एनर्जी थी और ये इंसिडेंट एनर्जी थी। तो अब ट्रांसमिटेड एनर्जी ये वाली डिवाइडेड बाय ये वाली, दिस विल बी द ट्रांसमिटेड एनर्जी कोएफिशिएंट। तो हमने यहाँ पर फिर पुट कर दिया, दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर ट्रांसमिटेड एनर्जी ओवर इंसिडेंट एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ Z2, ये हम इसको डार्कन कर देते हैं ये लोग, हाफ ऑफ Z2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ Z1 ओमेगा स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर। और ये आ जाएगा आपका Z2 इंटू A2 स्क्वायर ओवर Z1 इंटू A1 स्क्वायर। अब A2 और A1 के बीच में आपके पास इक्वेशन पीछे हमने डिराइव की हुई है, तो आप A2 और A1 की टर्म्स वाली वो इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज़। और जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे A2 की इन टर्म्स ऑफ A1 या फिर A1 इन टर्म्स ऑफ A2 भी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 4Z1 Z2 ओवर ब्रैकेट स्टार्ट्स Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर्ड। सो कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 8। सो ये हमारे पास आ गया ट्रांसमिटेड एनर्जी कोएफिशिएंट। अब यदि हम देखना चाहते हैं भाई कि व्हाट इज सम ऑफ द रिफ्लेक्टेड एनर्जी कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिटेड एनर्जी कोएफिशिएंट, तो हमारे पिछली इक्वेशन में ये आया था रिफ्लेक्टेड एनर्जी कोएफिशिएंट, और इस इक्वेशन में ये आया हमारे पास ट्रांसमिटेड एनर्जी कोएफिशिएंट। तो एडिंग इक्वेशन 7 and 8, रिफ्लेक्टेड एनर्जी कोएफिशिएंट प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी कोएफिशिएंट, इट इज इक्वल टू Z1 minus Z2 over Z1 plus Z2 whole squared and plus 4Z1 Z2 over bracket starts Z1 plus Z2 bracket closed square। ये एलसीएम नीचे आएगा Z1 plus Z2 whole square, और ऊपर ये आ गया Z1 minus Z2 का होल स्क्वायर और प्लस 4Z1 इंटू Z2। अब इसमें भी फिर वही फार्मूला आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इट्स इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये ऊपर वाले हिस्से में। तो आप अदरवाइज सॉल्व करके देख लो, ऊपर भी सॉल्व कर लो नीचे भी सॉल्व कर लो, सेम आ जाएगा। तो सेम आएगा तो ऊपर और नीचे कट जाएंगे, तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब सम ऑफ द रिफ्लेक्टेड एनर्जी कोएफिशिएंट्स एंड ट्रांसमिटेड एनर्जी कोएफिशिएंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये हम एनर्जी के संदर्भ में आपको बताना चाहते थे। तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, और इन यूजेस में हमारे पास एक ही आता है इम्पीडेंस मैचिंग, और ये अपने आप में एक पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो मैं सोचता हूँ क्योंकि अभी पूरा आर्टिकल है तो इट विल टेक टाइम, तो विल बी स्टार्टिंग इट नेक्स्ट टाइम, विल नॉट बी स्टार्टिंग इट टुडे। तो हम वेट करेंगे, तब तक आप इसको अच्छी तरह से समझ लो, तभी आपको आगे सारा समझ आएगा। सो वेट अप टू द नेक्स्ट lecture. We'll be starting our next topic as impedance matching. Thank you.